हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आज हम पहले मॉडल पेपर की बात करेंगे जो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ब्लूप्रिंट पर आधारित आपका मॉडल पेपर होगा। इसमें सभी क्वेश्चंस को पुराने पाठ्यक्रम और नए पाठ्यक्रम के जो भी टॉपिक्स जुड़े गए हैं उन सभी को इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ शिक्षण विधियां भी इसके अंदर सम्मिलित की गई है। तो ये साइंस का आपका मॉडल पेपर रहेगा और इसी तरीके के मॉडल पेपर आगे भी आपको करवाए जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में जो भी इम्पॉर्टेंट जो कि हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस में से न्यूमेरिकल टाइप के, उन क्वेश्चन का समावेश भी किया गया है और सभी क्वेश्चंस का अच्छे से आपको उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मॉडल पेपर। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों से भी उसे शेयर कीजिए ताकि सभी को इनका फ़ायदा मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। फर्स्ट पहला क्वेश्चन है मॉडल पेपर में कि निम्न में से विषाणु जनित रोग कौन से हैं। पहला ऑप्शन है हैजा और पोलियो, दूसरा है आपके पास रूबेला और एड्स, तीसरा है छोटी माता और जुखाम और चौथा है आपके पोलियो और क्षय रोग। अब ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर देगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन करोगे। तो ये अब इसमें सही विकल्प का चुनाव आपको करना है। चार बातें आपको बता दी गई हैं, इन चारों में से कौन कौन सी बातें सही हैं वो आपको देखनी है। तो पहला ऑप्शन देखो आपके पास है हैजा और पोलियो। तो हमें पता है कि जो हैजा और पोलियो की है उसमें से पोलियो तो होता है वायरस के कारण, ठीक है, लेकिन जो हैजा है वो हैजा होता है आपके बैक्टीरिया विब्रियो कॉलेरी की वजह से। तो पहला ऑप्शन तो हो गया आपका कट। दूसरा बात करते हैं रूबेला और एड्स, ये दोनों ही बीमारी किसकी वजह से होती है भाई? वायरस की वजह से होती है। छोटी माता और जुखाम ये भी किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। और चौथा ऑप्शन है आपके पोलियो और क्षय। भाई पोलियो तो वायरस की वजह से होता है लेकिन क्षय रोग है वो तपेदिक जो है वो किसकी वजह से होता है? आपके बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा 2 और 3, इसके ऑप्शन क्या होंगे? सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन आपके जो आंसर होगा वो है 2 और 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि पौधों की पत्तियों से जल का बूंदों के रूप में निकलना क्या कहलाता है। कि आपने देखा होगा कई बार जब मॉर्निंग में आप पत्तियों को देखते हो तो इसके साइड में ये जो किनारे हैं वहाँ पर आपको बूंदें दिखाई देती हैं पानी की। तो ये जो बूंदें निकल रही हैं इसके किनारों से, ये जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो पहला ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण। तो हम सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण में तो क्या होता है, पौधे अपना खाना बनाते हैं। तो ये ऑप्शन तो क्या होगा इसका? रॉन्ग हो गया। बात करें वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन का मतलब है कि जल का निकलना, लेकिन सिर्फ पत्तियों से वो नॉर्मली वो ओवरऑल हम बात करेंगे, बूंदों के रूप में वो नहीं निकलेगा, वहाँ पर हमें उसका कोई फिजिकल वो नहीं दिखेगा। तो वाष्पोत्सर्जन भी नहीं होगा, उत्सर्जन भी नहीं होगा। इसका जो है वो है गटेशन, जो बिंदु स्राव है इसका प्रॉपर होगा कि पौधे की पत्तियों से जल का बूंदों के रूप में निकलना क्या कहलाएगा? बिंदु स्राव कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है बिंदु स्राव। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि कोशिका झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन सिद्धांत किसने दिया। कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके भाई बहुत सारे उसकी स्ट्रक्चर को समझाने के लिए बहुत सारे मॉडल दिए गए हैं। तो इसमें से यूनिट मेम्ब्रेन जो मॉडल है वो किसने दिया? तो भाई सेल मेम्ब्रेन के लिए जो यूनिट मेम्ब्रेन है ये आपके पूरा थ्योरी आपके लर्निंग पे बेस्ड होगा कि आपको कितना याद है। कोशिका झिल्ली के बहुत से मॉडल है। इकाई झिल्ली सिद्धांत जो कि मैंने इसमें पूछा है, साथ ही साथ तरल द्रव मोज़ेक जिसे हम बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जिसे हम कहते हैं, सैंडविच मॉडल है। तो बहुत सारे हैं। तो हर एक मॉडल के प्रतिपादक का नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और यहाँ पर जो आंसर होगा वो है आपके रॉबर्टसन। इसका प्रॉपर आंसर होगा कि रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल हमें दिया था। नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। हर एक टॉपिक को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। आप सभी इनको अच्छे से देखें और बाकी लोगों से शेयर भी करें। 2 जीव सबसे अच्छे मित्र हैं, ठीक है, 2 हैं, मान लिया A और B, ये दोनों अच्छे मित्र हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक तो इनमें से
आवास, जल व पोषक, कि मान लिया ये है वो इसको क्या क्या देगा, जल देगा, उसको पोषक तत्व देगा, उसको रहने के लिए जगह देगा। और दूसरा क्या करेगा, ये इसके लिए क्या बनाएगा, खाना बनाएगा। दूसरा क्या करेगा, इसके लिए खाना बनाएगा, इसको वह खाना बना के देगा। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, लाभ दे रहे हैं कि ए बी की मदद कर रहा है और बी ए की मदद कर रहा है। तो ये जो संबंध होता है वो क्या कहलाता है, पहली चीज़ तो ये संबंध जो होता है वो क्या कहलाता है, तो आप सभी को पता होगा कि ये जो संबंध है उसे हम बोलते हैं सिम्बायोसिस या सहजीवन, जिसमें दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है कि सहजीवन तो हमें सभी को पता है, इसने बोला कि इस प्रकार का संबंध किस में पाया जाता है, कि जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऑप्शन सहजीवी वाला है। तो पहला ऑप्शन है लाइकेन। तो लाइकेन आप सभी को पता है कि लाइकेन क्या होता है, शैवाल और कवक का क्या होता है, संबंध होता है, जिसे हम बोलते हैं लाइकेन, जिसमें शैवाल तो क्या करता है, खाना बनाने का काम करता है और कवक क्या करता है, उसको आश्रय प्रदान करने का काम करता है। तो शैवाल और कवक का एल्गी और फंजाई का वो जो है सिम्बायोसिस होता है वो लाइकेन कहलाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। दूसरा है माइकोराइजा। भाई माइकोराइजा भी एक तरीके का क्या होता है, सहजीवन होता है, जिसमें जो उच्च पादप हैं, उच्च वर्ग के जो पादप हैं उसकी जड़ है वो कवकों के साथ, किसके साथ, कवकों के साथ क्या करती हैं, अपना संबंध रखती है। तो इसे हम बोलते हैं माइकोराइजा। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों ही क्या है, इसके सहजीवन के उदाहरण है। तो फर्स्ट व सेकंड दोनों इसका आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, 5th क्वेश्चन की बात करते हैं। ये ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम से लिया गया क्वेश्चन है। देखते हैं हम क्या है कि चेहरे की अस्थियों की संख्या कितनी होती है। ये स्केलेटन सिस्टम को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है। तो ये क्वेश्चन है आपके कि हमारी जो फेस है उस पर कितनी बोन्स होती है। तो ध्यान रखना, मैंने इसका एक तरीका बताया था कि अपना चेहरा कैसा, 14वीं के चांद के जैसा सुंदर जो गाना है उसी से हमें इसको कंपेयर करना है। तो चेहरे पे हमारी कितनी हड्डियां होंगी, 14 हड्डी हमारे चेहरे पे होती है। 14 होती हैं फेस पे, आपके 8 होती हैं कपाल की जो हम बोलते हैं क्रेनियल, आपके 6 होती हैं कान की हड्डियां ईयर ऑसिकल, 6 होती हैं ईयर ऑसिकल और 1 होती है आपके हाइयोइड बोन। तो टोटल मिला के आप काउंट कर लीजिए कितनी हो गई, 14, 8, 22, 22 और 7, 29। तो टोटल आपके सिर में अगर हड्डियों की बात करें तो हम कितनी होती है, 29। और सिर्फ फेस की बात करें, चेहरे की बात करें तो 14 हड्डियाँ यहाँ पर होती हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं पित्त रस का निर्माण किस में होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन लिया गया है। तो देखो पित्त रस, इंग्लिश मीडियम वाले कंफ्यूज मत होना, बाइल जूस इसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, बाइल जूस कहते हैं। तो इसका निर्माण किस में होता है, तो बाइल जूस का जो निर्माण है, ध्यान रखना, इसको बनाने का काम कौन करता है, यकृत करता है। और इसको स्टोर करने का काम कौन करता है, वो पित्ताशय करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से देख लेना कि इसको बनाएगा कौन, लिवर, और ये स्टोर कहाँ रहता है, पित्ताशय में। कंफ्यूज मत हो जाना कि पित्त और पित्त रख के आपने पित्ताशय आंसर कर दिया, दिस इज नॉट करेक्ट। और ये दोनों तो लिख से ही हटके हैं तो ये तो वैसे ही गलत हो गए। इस जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल है मोना शेखावत के नाम से, उस पर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7th, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। भाई 2 तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, ओपन और क्लोज। ओपन मतलब जहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, सीधा ही जो भी सीलोम वगैरह है उसमें ब्लड को डाल दिया जाता है। और एक होता है आपके क्लोज्ड, बंद प्रकार का, जिसमें ब्लड को ले जाने के लिए आपके पर्टिकुलर वेसल्स होती हैं, आर्टरी होती है, वेन होती है, कैपिलरीज होती हैं। तो ये जो क्लोज वाला है वो किस में पाया जाता है, आपको 4 इसमें बताए गए हैं, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, सिफेलोपोडा और स्तनधारी। और आपसे कहा गया है कि इसमें सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो देखो जो क्लोज्ड
सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आपकी एनेलिडा में पाया जाता है। ध्यान रखना, एनेलिडा के संघ के सदस्यों में सबसे पहले परिसंचरण तंत्र बना था और वो भी कैसा बना था, क्लोज्ड। और एनेलिडा के बाद में जो आए ऑर्थोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, उनमें जो होता है वो कैसा होता है, ओपन होता है। तो ऑर्थोपोडा में ओपन होता है। अब नेक्स्ट सिफेलोपोडा, भाई मोलस्का जो है उसके अंदर तो होता है आपके ओपन, लेकिन मोलस्का की एक क्लास है सिफेलोपोडा, उसके अंदर जो परिसंचरण तंत्र है वो कैसा होता है, आपके बंद प्रकार का होता है। इनको ध्यान रख लेना, ये एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और स्तनधारी हमारे अंदर तो भाई आर्टरी, वेन वगैरह सब पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है थर्ड ऑप्शन 1, 3 एंड 4 की एनेलिडा में, सिफेलोपोडा में और आपके स्तनधारी में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या घटना होती है, कि जब हम बर्फ़ है वो मेल्ट होगी तो इसका आयतन घटेगा, बढ़ेगा, आयतन व द्रव्यमान दोनों घटेंगे, आयतन घटेगा और द्रव्यमान बढ़ेगा। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है। तो ध्यान रखना, जब भी बर्फ़ पिघलेगी तो इसका आयतन क्या होता है, घट जाता है, इसका आयतन कम हो जाता है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं दूध से क्रीम का अलग होना किस सिद्धांत पर है। कि भाई आपने घरों में मम्मी को देखा होगा कि वो क्रीम निकालती है, घी निकालती है, मक्खन निकालती है, तो उस समय क्या होता है, जो भी आपका वेसल है उसके अंदर वो जो भी है छाछ बनाने की मशीन वो है, वो पर्टिकुलर चलती है और उससे वो पूरा गोल 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 घूमता रहता है। तो ये जो केंद्र से ये जो गोल 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 पूरा घूमता है, तो इसमें सेंटर से कहाँ बल लगता है, आपके सेंटर से पेरिफेरी की तरफ बल लगता है, जिसे हम बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। ठीक है, और ये अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है उसी की वजह से ये अलग होता है। तो इसे अच्छे से याद रख लेना, जिस वजह से जो हल्की चीज़ है वो सतह पर तैरने लग जाती है। नेक्स्ट है किस माध्यम में, ये फोर्स लिख दिया है, गलत हो गया है, किस ठोस माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ये भी आपके पूरा लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा आपके एल्यूमिनियम के अंदर है ध्वनि का वेग है वो सर्वाधिक होता है। तो आंसर होगा इसका एल्यूमिनियम। आप जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप सब इन्हीं को बहुत अच्छे से देख लेना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन कि आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम क्या होगा। तो आपको ये पूरा अवरोही क्रम है, मतलब बड़े से छोटा, तो इसे आपको अच्छे से लर्न करना है जितने भी अपने ग्रह हैं, कि सभी ग्रहों में सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है आपके बृहस्पति, कि सबसे पहले आएगा बृहस्पति, उसके बाद में आता है शनि, शनि के बाद में आता है अरुण, अरुण के बाद में आता है वरुण, और वरुण के बाद में आपके जो ये सीरीज़ है पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ये सारे इसके अंदर आएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही है कि 1, 2, 3, 4 पृथ्वी सबसे बड़ी, बुध सबसे छोटा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया। जो भी अपना पेपर बनेगा रीट का, उस रीट के पेपर में कुछ क्वेश्चंस होंगे बहुत इजी लेवल के होंगे, कुछ हार्ड लेवल के होंगे, कुछ मॉडरेट लेवल के होंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए पूरा ही जो ब्लूप्रिंट है वो बनाया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग 12वां क्वेश्चन हमने देखा कि लेजर का आविष्कार किसने किया। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको अगर आपने कहीं पढ़ रखा होगा तो आपको ऐसे क्वेश्चन क्लिक हो जाएंगे। थियोडोर मेमन है, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। तो ये जो चैप्टर है जिसमें लेज़र है, आपके एक्सरे है, सीटी स्कैन है, तो ये जितनी भी हैं सोनार वगैरह है, इनकी जो भी डिस्कवरर हैं कि किनने इनका आविष्कार किया है, इसे आप अच्छे से देख लेना, इसमें से क्वेश्चन पुट होने के चांसेस हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 कि सीमेंट को दृढ़ता देने के लिए पानी का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, हम जो भी सीमेंट है उसमें वो जो है पानी वगैरह डाला जाता है। तो पानी डालने से क्या होता है, पानी डालने से जो सीमेंट है वहाँ पे एक पर्टिकुलर रिएक्शन होती है और वहाँ से एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है, जो कि वहाँ पर क्या करती है, वो उसको और ज़्यादा मजबूत कर देती है। तो इसका प्रॉपर जो आंसर होगा वो है ऊष्मा विस्थापित करने के लिए। सेकेंड वन इज़ द करेक्ट आंसर, इसका सेकेंड है इसका आंसर होगा। ना 14th क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि पृथ्वी की उपसौर और अपसौर स्थिति के बारे में सत्य है। उपसौर क्या होता है और अपसौर क्या होता है। देखो, उपसौर का मतलब होगा, उप मतलब
जो क्या होगा, पास में होगा। और उपसौर का मतलब निकट के सेंस में आएगा। उप मतलब पास वाला और अप मतलब दूर वाला। तो उपसौर जब कंडीशन होती है तो पृथ्वी क्या होती है, सूर्य के बिल्कुल पास होती है, और अप जब होती है तो वो क्या होती है, उससे दूरी पर उपस्थित होती है। तो इसका जो पर्टिकुलर आंसर आपके आएगा वो आंसर आएगा आपके सेकंड एंड फोर्थ। आपको इसके अच्छे से याद रखना है। उप का मतलब आप ध्यान रखना, उप मतलब पास में, न्यूनतम दूरी। उप का मतलब होगा आपकी न्यूनतम दूरी, और अप का मतलब होगा आपके ज़्यादा दूरी, दूर वाला, ज़्यादा दूरी वाला। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं 15। किसी तत्व का ब्लैंक वह संख्या है जो यह बताती है कि किसी भी तत्व का परमाणु कार्बन की एक परमाणु के 12वें भाग से कितना गुना भारी। तो इन चारों में से ये जो डेफिनेशन है वो किसकी है, आपको ये पता करना है। क्या ये डेफिनेशन अणुभार की है, परमाणु भार की है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की है, या कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर आंसर है कि डेफिनेशन वाइज हम देखें तो इसका जो आंसर होगा वो क्या है, परमाणु भार है। किसी भी तत्व का जो परमाणु भार होता है वो उस तत्व में उस तत्व का जो परमाणु है वो कार्बन के 12वें भाग से कितना गुना भारी है, इस चीज़ को वो बताता है। तो इसमें प्रॉपर जो जिसकी डेफिनेशन है वो है परमाणु भार की, तो उसका सेकंड आंसर होगा। अब है कुछ शिक्षण विधियों से संबंधित क्वेश्चन, जो कि 16th क्वेश्चन हम बात करते हैं कि छात्र विभिन्न भौतिक राशियों को लिखते समय सही सही इकाइयों का प्रयोग करता है। छात्र में यह व्यवहारगत परिवर्तन कौन सा है कि जो पर्टिकुलर उसने चीज़ें समझी है, भाई ये अपने क्या है, अधिगम से रिलेटेड कौशल है, ज्ञान, अवबोध, कौशल, अभिवृत्ति, अभिरुचि। तो इन्हें आपको इसमें से क्वेश्चन पुट होने के चांसेस है, चाहे वो आपके हिंदी में पूछ लिया जाए, चाहे इंग्लिश में पूछ लिया जाए, या साइको में, या फिर आपके सब्जेक्ट में पूछा जाए, कहीं पे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। तो ये जो भी है, ज्ञान क्या होता है, अवबोध क्या होता है, कौशल क्या होता है, इसको आप बहुत अच्छे से देख लेना। अगर हम बात करते हैं ज्ञान की, तो ज्ञान का मतलब है कि हम पर्टिकुलर किसी चीज़ की परिभाषा करना, किसी सिद्धांत को, किसी नियम को हम समझ गए हैं, ठीक है, वो हमें आ गया है। अगर हम बात करें अवबोध का, तो हमें उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में उसका प्रयोग करना आ गया है। ठीक है, जैसे अंतर करना है, तुलना करना है, या फिर उसका प्रयोग करना है, ये अगर हमें आ जाता है। जैसे कि इस पर्टिकुलर डेफिनेशन इसमें बताया गया है कि वो जो पर्टिकुलर भौतिक राशि है कि द्रव्यमान है तो द्रव्यमान के आगे किलोग्राम लिख रहा है। ठीक है, तो पर्टिकुलर जो यूनिट्स हैं उनको वो यूज़ करना सीख गया, प्रयोग करना सीख गया है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपके अवबोध। ठीक है, ये सारा मैं टेबल आपको अभी शो हो जाएगी, तो उसको आपको अच्छे से देख लेना है कि पर्टिकुलर कौन सा काम कैसे क्या होता है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विज्ञान की प्रक्रिया में चरणों का क्रम है कि अगर कि ये जो पर्टिकुलर 5 चरण दिए गए हैं, इनके पर्टिकुलर आपके कि पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, इसका क्रम बताना है। तो देखो, पहला है आपके समस्या का चयन, निरीक्षण, परिकल्पना बनाना, प्रयोग करना, निष्कर्ष निकालना। तो ऑप्शन वाइज देखो भाई, सब में आपके 5 तो सबसे लास्ट में दे रखा है, मतलब 5th वाला तो आपके लास्ट में रहेगा। हमें पता है कि लास्ट में सबसे निष्कर्ष निकलता है। पहली चीज़ जो होगी वो क्या होगी, आपकी समस्या का चयन करना, कि हमारी प्रॉपर डिफ़िकल्टी क्या है, समस्या क्या है। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, समस्या का चयन करना। तो फर्स्ट इज 1 होगा। आफ्टर दैट जब हम समस्या का चयन करेंगे, उसके बाद में क्या उसका हम निरीक्षण करेंगे, या उसके लिए परिकल्पना बनाएंगे या प्रयोग करेंगे। तो हम उसके लिए सबसे पहले हमारी क्या बनाएंगे, परिकल्पना बनाएंगे कि हमें आगे करना क्या है, हम अपनी योजना बनाएंगे। तो इसका सेकंड स्टेप कौन सा होगा, तीसरा होगा। और परिकल्पना बनाने के बाद में कि हाँ भाई, ये पर्टिकुलर ऐसी मेरी दिक्कत थी, इससे रिलेटेड मैं ये काम कर सकता हूँ, अब मैं उसके लिए पर्टिकुलर क्या करूँगी, एक्सपेरिमेंट करूँगी। तो फोर्थ क्या होगा, फिर क्या होगा, आपके प्रयोग करना आएगा। प्रयोग करने के बाद में मैं उसके जो भी रिजल्ट है उसको क्या करूँगी, निरीक्षण करूँगी, उसको देखूँगी, उसको ऑब्जर्वेशन करूँगी। तो आपके सेकंड आएगा। और सबसे लास्ट तो आपके क्या होगा, निष्कर्ष निकालना होगा ही। तो इसका जो प्रॉपर आंसर है वो फर्स्ट होगा। 1, 3, 4, 2, 5 ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इन्हें बहुत अच्छे से आपको देखना है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं 18th क्वेश्चन की, कि ये शिक्षण विधियाँ हैं और इनके जो भी हैं प्रस्तुत करता है उनके नाम लिखे गए, जो भाई प्रतिपादक हैं उनके नाम लिखे गए हैं, उन्हें हमें क्या करना है, मिलाना है। तो अब इसको हल करते हैं अपन। सबसे पहला है किलपैट्रिक।
सबसे पहला क्या है आपके किलपैट्रिक। तो हमें पता है कि किलपैट्रिक ने जो विधि दी थी वो कौन सी विधि दी थी, परियोजना विधि दी थी हमें। प्रोजेक्ट विधि है वो किसकी देन है, किसकी देन है प्रोजेक्ट विधि, हमारे किलपैट्रिक की। फिर बात करते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने हमें जो विधि दी थी वो क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग आपके दिमाग में नाम आता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार जो आया था, आपको ये जीके से रिलेटेड क्वेश्चन तो याद हो गई। तो आर्मस्ट्रॉन्ग को हमेशा आप किससे याद कर लेना, आप उससे जो भी अनुसंधान से आप इसको रिलेट कर लेना। तो सेकंड में आपके क्या आएगा, डी आएगा। फर्स्ट में आएगा ए कि किलपैट्रिक प्रयोजन विधि, आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी अनुसंधान विधि। तीसरा है फ्रॉबेल, तीसरा है आपके फ्रॉबेल। तो फ्रॉबेल ने जो विधि दी वो कौन सी है, आपके खेल विधि। फ्रॉबेल ने जो दी थी वो कौन सी विधि थी, खेल विधि दी थी। और किंडरगार्टन के बारे में भी इन्होंने ही हमें बताया था। और सुकरात की जो विधि है वो कौन सी है, प्रश्नावली विधि। तो 4 में आएगा आपके बी। तो ये जो ऑप्शन है पर्टिकुलरली आपके सेकंड वाले में आपको दिख रहे हैं, तो आपका आंसर होगा ये, फर्स्ट में ए, सेकंड में डी, ये। तो आपको सभी विधियों के प्रतिपादकों के नाम अच्छे से याद होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं 19th क्वेश्चन की। 19वां क्वेश्चन है हमारा कि श्वसन तंत्र पढ़ाने के लिए अध्यापक क्या कर रहा है, मानव श्वसन तंत्र का मॉडल दिखा रहा है, पर्टिकुलर चार्ट दिखा रहा है, मॉडल दिखा रहा है, और उसके बाद में वो क्या कर रहा है, इस टॉपिक को पढ़ा रहा है। ठीक है, कि हम उस पर्टिकुलर उस श्वसन तंत्र के मॉडल को दिखाया उस टीचर ने और फिर उसको पढ़ाया। तो ये कौन सी विधि है, उसने कौन सी विधि का यूज़ किया। तो इसमें आप ऑप्शन देखिए, पहली है अवलोकन विधि, अवलोकन जिसमें हम देख कर कोई काम करते हैं। दूसरी है प्रयोजना, हमें पता है प्रयोजना में तो प्रोजेक्ट बच्चा खुद करके सीखता है, क्रिया करके सीखना, तो प्रयोजना तो कैंसिल हो जाएगा। बात करें अन्वेक्षण, उसमें बच्चा प्रयोग करता है, ठीक है, अनुसंधान बच्चा प्रयोग करता है, तो ये भी आपके क्लॉग। नेक्स्ट है प्रदर्शन और अवलोकन। अवलोकन में तो क्या बच्चे तो उसको देख रहे हैं, लेकिन अध्यापक क्या कर रहा है वहाँ पर, अध्यापक जो विधि यूज़ कर रहा है वो प्रदर्शन, उस मॉडल को दिखा रहा है। दैट्स वाई प्रदर्शन विधि आप यहाँ पर यूज़ कर रहा है वो अध्यापक इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपके प्रदर्शन विधि। नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एपिडायोस्कोप किसका उदाहरण है, कि ये कौन सी सामग्री है, दृश्य सामग्री है, श्रव्य सामग्री है, क्रिया संबंध सामग्री है, दृश्य श्रव्य सामग्री है। तो आपके जो एपिडायोस्कोप होता है वो आपके होता है दृश्य सामग्री। तो इसका आंसर होगा दृश्य सामग्री। नाउ नेक्स्ट है 21वां क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन कि कक्षा 8 के लिए NCERT पाठ्य पुस्तक के अभ्यास में गतिविधि व परियोजना भाग रखने का मुद्दे उद्देश्य क्या है। कि भाई हम जो बुक्स देखते हैं NCERT की, उसमें जगह जगह कॉलम बने हुए रहते हैं और उसमें ये है कि आप ये ऐसा काम कीजिए, आपको ये प्रयोग करना है, आपको ये, तो ये जो गतिविधियाँ वहाँ पर रखी गई हैं, वहाँ पर जो ये प्रोजेक्ट दिए गए हैं, उनका एम क्या है, वो प्रोजेक्ट किस लिए है। तो इसका आंसर हमें देखना है कि वो प्रोजेक्ट किस वजह से है। पहली चीज़ है कि आधारभूत संकल्पना की गहन समझ को बढ़ाना। दूसरा है कि छुट्टियों में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। भाई शिक्षार्थियों से तो रिलेटेड ये काम है ही नहीं, अभ्यास है ना, क्योंकि वो तो आपकी जो भी अपना सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग होता रहता है, तो छुट्टियों में तो नहीं होगा। प्रायोगिक कौशलों में शिक्षार्थियों का आकलन करना, ये भी हो सकता है। और अधिकतम विस्तार के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। तो अगर हम बात करें इसके प्रॉपर आंसर की, तो यहाँ पर 4th जो ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट आंसर है कि ये शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराता है कि वो किसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझ। भाई क्रिया करके हम सीखते हैं तो वो सबसे अच्छा सीखना होता है, वो हमारे माइंड में छप जाता है, हम उसे भूलते नहीं हैं। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा चारों ऑप्शन में, वो 4th वन इसका करेक्ट आंसर होगा कि यह शिक्षार्थियों को अधिगम विस्तार के लिए अच्छे अवसर उपलब्ध कराता है। नाउ नेक्स्ट हमारा 22वां क्वेश्चन है कि भारत में स्वाधीनता के बाद किस कमीशन ने विज्ञान के क्षेत्र की ओर ध्यान दिया। कि जो भी आयोग आए उनमें से विज्ञान की तरफ जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने ध्यान दिया था वो कौन सा आयोग है। तो आप ध्यान रखना, वो मुदालियर जो आयोग है उन्होंने विज्ञान के बारे में, उन विज्ञान के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था। इन सभी आयोग के टाइम आप याद रखना कि कब कौन सा आयोग आया था। नाउ नेक्स्ट 23rd
कि उपचारात्मक शिक्षण से निम्न परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन, आप क्वेश्चन को अच्छे से देखना, लैंग्वेज उसकी देखना, यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं होता है, नहीं नॉट का सेंस है। पहला है विचारों के सुनियोजित योग्यता, ये तो होता है। कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करना, ये भी इसका होता है भाई, उपचारात्मक शिक्षण से बालक की पहचान की जाती है ना। नेक्स्ट है सामान्य समायोजन की योग्यता, ये भी होता है। संवेगात्मक व मानसिक असंतुलन, तो नेगेटिव आंसर तो होगा ही नहीं, तो दैट इज फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर फॉर 23rd क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज 24th कि सर्वप्रथम दल शिक्षण का विकास, सबसे पहले जो दल शिक्षण का विकास है वो कब और कहाँ हुआ था। जीके रिलेटेड क्वेश्चन हुआ, आपको याद होगा तो आप इसे कर दोगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। सीधा सा इसका आंसर होगा सेकंड, हार्वर्ड विश्वविद्यालय यूएसए में 1955 में ये हुआ था। ध्यान रखना 1955 में हुआ था सबसे पहले दल शिक्षण का, तो सेकंड इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है परम शून्य ताप होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी वैल्यू एक जैसी है, सबकी यूनिट अलग कर दी है, एक केल्विन में है, एक फ़ारेनहाइट में है, एक सेंटीग्रेड में है। तो इसका जो आपके आंसर होगा कि जो परम शून्य ताप है ये होता है आपके -273.15 K। इसको ध्यान रखना, याद कर लेना। ये जो वैल्यू है जो कि केल्विन की 273 के समथिंग हम देखते हैं, उसको चेंज करते हैं तो यहाँ पर -273.15 K इसका आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट है 26th, स्त्रियों की आवाज़ पुरुष की आवाज़ से टिके नहीं, तीखी होती है। यहाँ पे ये गलत हो गया, ये तीखी होती है ना, तीखी होती है, तेज होती है, ऐसे कानों में चुभने ऐसी होती है, क्योंकि इनका निम्न गुण अधिक होता है। तो किस गुण के कारण उनकी आवाज़ क्या होती है, तीखी होती है? गति की वजह से होती है, आयाम की वजह से होती है, लैम्डा की तरंग दैर्ध्य की वजह से होती है, तारत्व की वजह से होती है। तो ध्यान रखना कि ये जो आवाज़ का पतला, मोटापन, तीखापन है, ये सब तारत्व को हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर है वो तारत्व है, उसकी वजह से स्त्री की आवाज़ पुरुष की आवाज़ से क्या होती है, तीखी होती है। नाउ नेक्स्ट है धुआं किस प्रकार का मिश्रण है। मिश्रण में से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आप अच्छे से देख लेना कि धुआं किस प्रकार का मिश्रण है। तो धुआं जो है वो क्या है, गैस मिश्रित ठोस। धुआं किस प्रकार का मिश्रण है, गैस मिश्रित ठोस। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा, गैस मिश्रित ठोस होता है आपके धुआं। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं 28th क्वेश्चन। देखो 28th और 29th जो क्वेश्चन है ये पिछली बार रीट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, उससे पिछली बार भी आए थे। तो आप इसको बहुत अच्छे से देख लेना, और सीटेट वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप इसे कर दोगे कि दो समतल दर्पण है, ये एक दो समतल दर्पण है, मान लिया ये दो समतल दर्पण है, दोनों एक दूसरे के दो समतल दर्पण हैं और दोनों ये दो समतल दर्पण हैं और दोनों एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर क्या हुए हैं, झुके हुए हैं। एक दूसरे से कितना मिला रहे हैं, 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं। अब इन दोनों दर्पणों, दल नहीं लिखा है यहाँ पे, दर्पण आएगा। अगर इन दोनों दर्पणों के बीच में यहाँ पर मैं कोई ऑब्जेक्ट रख दूँ तो उसके प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो उसके प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। ध्यान रखना कि नंबर ऑफ इमेज जो होता है, नंबर ऑफ जो इमेज होता है, इसका सीधा सा फॉर्मूला है 360/θ। 360/θ। अगर इसकी वैल्यू आ जाती है आपके सम, अगर 360 अपॉन की वैल्यू आ जाती है सम, तो जो फाइनल आंसर है उसमें से आप कर देना -1, और अगर वो आती है विषम तो आपको माइनस करने की कोई नीड नहीं है। जैसे यहाँ पर मैं सॉल्व करती हूँ इसे कि 60 डिग्री है, तो 360 में अपॉन में अगर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर अगर मैं ये 360 हमने दिया है, अब इसको मैं क्या करूँ, एक मिनट दोबारा से ले लेते। तो यहाँ पे इसका आंसर अपन निकालें तो 360/60, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 क्या है आपके, जो 6 है वो आपके क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या होती है, तो मैंने कहा अगर आपका आंसर सम में आता है तो आपको -1 करना है, और अगर नहीं आता है तो आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर 6 है, तो 6 में से 1 आपका जाएगा, कितना आंसर बचेगा, 5। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर इसका आंसर होगा वो 5। ऐसे ही आपके ये डिग्री चेंज हो सकती है। 120 डिग्री है, अब 120 है तो कितना आंसर आ जाएगा भाई, 3 आया, और 3 क्या है आपकी विषम संख्या है, तो वो कोई दिक्कत ही नहीं है। विषम में 3 का 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके इस तरीके से हैं। तो दो समतल दर्पण अगर इस तरीके से झुके हैं तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा
नाउ नेक्स्ट 29th जो क्वेश्चन है कि पर्टिकुलर जो टेम्परेचर आपको दे रखा होगा और उसको दूसरे टेम्परेचर की यूनिट में आपको चेंज करना होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, जल्दी से क्लिक भी हो जाते हैं आपके। तो यहाँ पर 90 डिग्री जो सेंटीग्रेड है उसको केल्विन में चेंज करना है। तो सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में चेंज करते हैं तो आपके जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं वो अपना है कि डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इज इक्वल्स टू K माइनस 273 अपॉन 5। ये फॉर्मूला एक मिनट अपॉन 5 ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अगर इसमें पूरा मैं अभी एक इमेज आपको बता दूंगी जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से यहाँ पे फॉर्मूले लगते हैं। तो डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इज इक्वल्स टू ये 5 से 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल। तो यहाँ पर क्या है भाई 90 डिग्री है तो 90 है माइनस 270 इधर आएगा तो किसका बन जाएगा प्लस का बन जाएगा। ठीक है, आप के की वैल्यू निकाल लीजिए। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 363 के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 363 के। एक इमेज आपको अभी हो जाएगी उसमें आप अच्छे से उसको देख लेना। नाउ नेक्स्ट आता है आपके लास्ट क्वेश्चन। अभी ये नया टॉपिक जुड़ा है राजस्थान की कृषियाँ, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। उसको आप बहुत अच्छे से देख लेना कि राजस्थान की कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती। मावठ क्या होती है सर्दियों में आने वाली बारिश जो मावठ कहलाती है। तो राजस्थान में मावठ से जो लाभान्वित नहीं होती है वो है कपास। ध्यान रखना कौन सी फसल नहीं होती लाभान्वित इससे कपास। और ये कुछ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। तो ये अपने मॉडल पेपर के 30 क्वेश्चन हुए जिसमें मैंने सभी टॉपिक्स को इंक्लूड किया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपका पेपर तैयार किया गया है। मॉडल पेपर टेस्ट ये जो मॉडल टेस्ट पेपर है उसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये आपकी तैयारी को दर्शाएंगे। और अपनी तैयारी को सुचारू रखिए और इसी तरीके से मॉडल पेपर हैं उनको देखते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए क्योंकि पढ़ने का मैटर तो आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, लेकिन उस पढ़ने का भाई ज्ञान तो आपने ले लिया, उसका अवबोध तो करो, उसको यूज़ करना तो सीखो। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्ड हो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस मॉडल टेस्ट पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी अपनी तैयारी है उसका पता चले कि उन्होंने कितनी तैयारी की है। और आगे बहुत ही जल्दी मैं दूसरा मॉडल टेस्ट पेपर भी लेके आऊँगी। तो बाय एवरीवन। अगर आपको इसका PDF लेना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल है मोना शेखावत के नाम से, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं PDF डाल दूँगी, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। तो बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।